जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अपने एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंतर्गत हम लोग बांग्लादेश के इतिहास और भूगोल के साथ साथ वहां की शासन प्रणाली, वहां के राष्ट्रीय प्रतीक, वहां की नदियां और आपकी परीक्षाओं के लिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य जरूरी हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले पड़ोसी देशों के अंतर्गत हम लोगों ने चीन देश के बारे में डिस्कस किया था, तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके वहां से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर किया करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं ना तो लाइक करते हैं ना तो डिसलाइक करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे लाइक का बटन होगा, आप लाइक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक के लिए भी आपके पास में ऑप्शन मौजूद है। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है बांग्लादेश का मैप। तो ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश, जिसका जो मैप है वह कुछ हद तक आपको हमारे देश भारत की तरह दिखाई देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक देश है। किसका? साउथ एशिया का एक देश है जो कि भारत के साथ साथ म्यांमार देश के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ की जो कुल आबादी है वह 16 करोड़ 13 लाख 76,708 है। और वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जनसंख्या के अनुसार विश्व में इसका स्थान है 8वां। कौन सा स्थान है? इसका स्थान है 8वां। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है मात्र 1,48,460 वर्ग किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है और यहाँ का क्षेत्रफल मात्र 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और आपको ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह सबसे ज़्यादा है। यानी कि दुनिया के जितने भी देश आपको मिलेंगे उनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो है बांग्लादेश का। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि मात्र 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का यहाँ का क्षेत्रफल है और इसके भीतर आपको 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों का निवास देखने को मिलता है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की ढाका में है, मुद्रा यहाँ की है टका, प्रधानमंत्री वर्तमान में है शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैप और बेहतर तरीके से देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंडिया है पूरे लगभग 3 तरफ से और यहाँ पर इसकी छोटी सी सीमा म्यांमार देश के साथ में भी लगती है। अब हम लोग समझेंगे बांग्लादेश की हमारे देश के जो राज्य हैं उनके साथ में किस प्रकार की सीमा है। तो ये मैंने आपको मैप बना करके दिखाया है जिससे आप लोग बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो बांग्लादेश है ये हमारे देश के कुल मिलाकर के 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय है, त्रिपुरा है और आपका है मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जिनके साथ में बांग्लादेश अपनी सीमा बनाता है। अब बांग्लादेश का नाम आया है तो यहाँ से आपको अपनी परीक्षा के लिए एक तथ्य और ध्यान रखना है। हमारा देश भारत सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जिस देश के साथ में बनाता है वह भी है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में हमारी जो सीमा है वह है 4096.7 किलोमीटर। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और इस प्रकार से अगर हम लोग दुनिया के 2 देशों के बीच में सबसे बड़ी सीमाओं की बात करते हैं तो उनमें भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है वह है 5वें स्थान पे। आपको याद होगा जब मैंने अमेरिका देश को डिस्कस किया था तो वहां पर आपको बताया था कि अमेरिका और कनाडा के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह दुनिया के किन्हीं भी 2 देशों के बीच की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमा है। तो उसी क्रम में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वह है दुनिया में 5वें स्थान पर। और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारे राज्यों को जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं।
तो पहला राज्य हो गया पश्चिम बंगाल। ये देखिए, ये है पश्चिम बंगाल जो कि पश्चिम से बांग्लादेश को ढके हुए है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा असम राज्य, और असम राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह 2 स्थानों से बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। और यहीं पर बीच में आपको मिल जाएगा मेघालय। कौन है? ये यहाँ पर है मेघालय, जो कि बांग्लादेश के साथ में उत्तर से सीमा बनाता है। फिर आप आएंगे तो ये हमारा हो गया त्रिपुरा। कौन है ये है त्रिपुरा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिजोरम। तो ये हैं वह 5 राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। अब इनकी लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ में। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ये शुरू होता है, उसके बाद में ऐसे 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 चलते हुए पूरा यहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ तक पूरी सीमा है। तो इसकी लंबाई है 1217 किलोमीटर। त्रिपुरा की बात करते हैं तो इसके साथ में 856 किलोमीटर की सीमा है। मेघालय के साथ में 443 किलोमीटर की सीमा है। मिजोरम के साथ में 318 किलोमीटर की सीमा है। और असम के साथ में सबसे कम है, जो कि है मात्र 263 किलोमीटर का। लेकिन इसमें से आपको जो जरूरी चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी सीमा है पश्चिम बंगाल के साथ में, और मेघालय की जो सीमा है वह 443 किलोमीटर है। इसके अलावा असम के साथ में सबसे कम सीमा है, और जो असम राज्य है वह 2 स्थानों पर सीमा बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक हो गया और यहाँ पर एक हो गया। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब ये मैंने जो हमारे गृह मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट आती है उससे लिया है। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि किस देश के साथ में कितनी सीमा है। बताया गया है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है उसकी सीमा है 7516.6 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा है जो कि है 4096.7 किलोमीटर की, और अफगानिस्तान के साथ में हमारी सबसे छोटी सीमा है जो कि है 106 किलोमीटर की। तो यहाँ पर आपके सामने पूरा डेटा दिया हुआ है जिसके बारे में आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब हम लोग बांग्लादेश की थोड़ी सी ज्योग्राफी जानेंगे। तो बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी नदियाँ बांग्लादेश से होकर के बहती हैं। तो जो पूरा बांग्लादेश है यहाँ पर आपको पद्मा, जमुना और मेघना नदियों के डेल्टा को देखने को मिलेगा। यानी कि ये आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा, और इसी के आसपास का जो हमारा तटीय मैदान है वहीं पर बांग्लादेश स्थित है। बांग्लादेश की अगर हम लोग तट रेखा की बात करते हैं, तट रेखा का मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, तो इसकी लंबाई है 580 किलोमीटर। बांग्लादेश के जलवायु की बात करते हैं तो यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्षा होती है। और ये आपको मेघालय मिल ही जाएगा, जहाँ पर चेरापूंजी और मौसिनराम आपको मिल जाएगा, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तो उसी कारण बांग्लादेश में भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। और आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश म्यांमार के साथ में 193 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर है 193 किलोमीटर की सीमा। अब हम लोग बांग्लादेश की नदियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बांग्लादेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, और इनमें से ज़्यादातर नदियाँ ऐसी हैं जो कि हमारे देश भारत से होकर के बांग्लादेश में जाती है। तो इसमें सबसे प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे प्रमुख नदी है। तो ये असम राज्य से होकर के बांग्लादेश में इंटर करती है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जब ब्रह्मपुत्र नदी इंटर कर जाती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना। यानी कि यहाँ से जब इसने इंटर कर दिया तो इसका नाम हो जाता है जमुना। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक और नदी की, तो इसका नाम है गंगा नदी। ये आप देख सकते हैं गंगा नदी। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और यहाँ पर आपको गंगा नदी के बारे में ये ध्यान रखना है कि यह बांग्लादेश के साथ में जो हमारी सीमा है उससे होकर के बहती है। किससे? बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा है उससे होकर के बहती है गंगा नदी। और जब ये आ जाती है पश्चिम बंगाल में तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो यहाँ पर आप देखते हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद में ये थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो इसमें एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है मेघना। कौन सी नदी? मेघना नदी आकर के यहाँ पर मिल जाती है। और एक नदी आप और ध्यान रखेंगे जिसका नाम है तिस्ता नदी। तो तिस्ता नदी भी एक प्रमुख सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये हमारी 4 प्रमुख नदियाँ हो गई। इसके अलावा फेनी नदी है जो कि त्रिपुरा से ही आती है, दूध कुमार है, माथाभंगा है, मनु नदी है, ख्वाई है, मुहरू है और धरला है।
तो इन सारी नदियों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये बांग्लादेश की सारी प्रमुख नदियां हैं, यानी कि बहुत सारी नदियां आपको बांग्लादेश में देखने को मिलती हैं। तो ये आप यहाँ पर और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद में यहाँ पर आ गई गंगा, फिर यहाँ पर है मेघना, उसके अलावा फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर मधुमती है, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया त्रिपुरा से कई सारी नदियाँ आती हैं। तो पूरा आप देख सकते हैं, पूरा नदियों का एक यहाँ पर जाल बना हुआ है। अब बात करेंगे बांग्लादेश के राज्यों की। तो बांग्लादेश की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 8 राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से बांग्लादेश में आपको सिर्फ 8 राज्य देखने को मिलेंगे। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। सबसे ऊपर देखिए तो ये आपको मिलेगा रंगपुर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रंगपुर। फिर आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर है राजशाही। क्या नाम है? राजशाही। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे मेघालय से लगा हुआ है मेन सिंह। क्या नाम है? माई मेन सिंह हो गया। उसके बाद में यहाँ पर सिलहट हो गया, ये आप देखेंगे सिलहट है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ढाका, ये पूरा ढाका है और राजधानी भी इसकी ढाका में है। फिर यहाँ पर है खुलना, उसके बाद में यहाँ पर है बारिशाल और यहाँ पर है चिटगांव, चटग्राम है, जिसकी राजधानी आपको चिटगांव में देखने को मिलेगी। तो ये सारे आपके राज्य हैं जिनसे मिलकर के बांग्लादेश बनता है। तो इनकी संख्या है 8 और 8 के नाम यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे भारत और बांग्लादेश में जो हमारी ट्रेनें चलती हैं। तो 2 ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। इनमें से एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, ये आप देख सकते हैं मैत्री एक्सप्रेस है, और दूसरी ट्रेन का नाम है कोलकाता से होकर के जो ढाका को चलती है, इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। हाँ, एक मिनट देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में 2 ट्रेनें चलती हैं, एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस और एक का नाम है बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कोलकाता से चलती है, यानी कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका को ये जोड़ती है। और इस दौरान ये कुल मिलाकर के 375 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरी ट्रेन का नाम है बंधन एक्सप्रेस और ये कोलकाता से चलती है और खुलना को जोड़ती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा कहीं कोलकाता है, तो कोलकाता से एक ट्रेन जाती है जो कि सीधे पहुँचती है ढाका में, और एक ट्रेन जाती है जो कि जोड़ती है खुलना को। तो इन दोनों ट्रेनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक का नाम है बंधन एक्सप्रेस और एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। और किससे किसको जोड़ती हैं, इससे भी प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम लोग इस वीडियो के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो कि है बांग्लादेश का इतिहास। तो इतिहास के बारे में आपको काफ़ी हद तक पता होगा। देखिए, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, उस समय पाकिस्तान नाम का धर्म के आधार पर एक नए देश का गठन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान नाम से एक नए देश का गठन होता है। तो पाकिस्तान जो देश बना था वह मुस्लिम मेजॉरिटी के स्थान पर बना था, यानी कि जो भी हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले क्षेत्र थे उनको पाकिस्तान में शामिल किया गया था। तो ये एक बन गया था पश्चिमी पाकिस्तान, और एक जो हमारे बंगाल वाला हिस्सा था जहाँ पर भी मुसलमानों की संख्या अधिक थी, वह बना था आपका ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान ही वर्तमान में हमारा है बांग्लादेश। अब बात करते हैं कि जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे 2 बन गए, और जैसा कि आपको पता होगा कि जो पूरा पावर था वह पावर पूरी तरीके से था पश्चिमी पाकिस्तान के पास में। किसके पास में? पश्चिमी पाकिस्तान के पास में पूरी पावर थी, और जो भी हमारे पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं यानी कि बांग्लादेश के लोग थे, उनके साथ में भेदभाव जैसा रवैया अपनाया जाता था पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। अब इसी क्रम में क्या होता है, बात है 23 फरवरी 1948 की। इस दिन क्या होता है कि पाकिस्तान यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ की सरकार थी, और उनके द्वारा उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाता है, यानी कि उर्दू को ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसका पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाता है। अब रीजन क्या था, यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी पाकिस्तान, तो यहाँ पे उर्दू काफ़ी ज़्यादा बोली जाती थी, लेकिन अगर हम लोग इस पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो ये हमारे बंगाल का हिस्सा था, इसीलिए यहाँ के लोग बंगाली ज़्यादा बोलते थे। तो इनकी मांग थी कि जिस प्रकार से उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी बंगाली को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए, यानी कि 2 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। और इसी क्रम में 23 जून 1949 को
आवामी लीग पार्टी का गठन होता है। किसका? आवामी लीग पार्टी का गठन होता है। और इसी क्रम में एक बहुत ही ज़्यादा बेकार सी घटना होती है, यानी कि 21 फरवरी 1952 को। इस दिन ढाका विश्वविद्यालय के जो छात्र होते हैं उनके द्वारा इसी को लेकर के प्रोटेस्ट किया जाता है और उसी दौरान पुलिस के द्वारा इन छात्रों के ऊपर फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें कई सारे छात्रों की डेथ हो जाती है। और उसके बाद में 1956 में अंततः जाकर के जो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार है, यानी कि जिसके पास में पूरी तरीके से पावर था, उसके द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। किसको? बंगाली भाषा को। तो अब जो उस समय का पाकिस्तान था उसकी दो भाषाएं हो गई थी आधिकारिक तौर पर, एक तो थी उर्दू और दूसरी हो गई थी बंगाली। और आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि जो 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी हत्या की गई थी, इसके उपलक्ष्य में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह दिवस 1999 में घोषित किया गया था। तो उस दिवस के बारे में नीचे कमेंट में आपको बताना है। तो ये हमने थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात की। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों देशों के बीच में विवाद शुरू हो गया था आधिकारिक भाषा को लेकर के, और काफ़ी हद तक जो पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी सरकार थी उसके साथ में उसके द्वारा जो भी पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, यानी कि हमारे बांग्लादेश के लोग थे, उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था। इसके साथ साथ जो भी फंड एलोकेट किया जाता था, यानी कि जो बजट बनता था, उसमें भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम होता था। तो नाराज़गी धीरे धीरे बढ़ती गई और उसके बाद में एक हद तक इस प्रकार पहुंच गई कि 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी को लेकर के पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा एक विद्रोह की शुरुआत की गई और इसी का नाम है बांग्लादेश लिबरेशन वार या फिर बांग्लादेश वार फॉर इंडिपेंडेंस। यानी कि बांग्लादेश के जो लोग थे, अब उन्होंने ये मांग करनी शुरू कर दी थी आधिकारिक तौर पर कि हमको पाकिस्तान से अलग होकर के एक नए देश का गठन करना है। अब बात तो थी यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान की, तो उन्होंने क्या किया कि इस पूरे ऑपरेशन को दबाने के लिए, यानी कि यह जो लोगों के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था, इसको दबाने के लिए 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में कि पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बांग्लादेश में उस समय ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत की गई थी। और उसी के ठीक एक दिन बाद शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के रूप में एक नए स्वतंत्र देश के बारे में घोषणा कर दी गई, यानी कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन यहाँ पर कर दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान जी के द्वारा कि जो बांग्लादेश है अब वह पाकिस्तान से अलग होकर के एक नया स्वतंत्र देश है। तो उसके बाद में भारतीय सेना इस युद्ध में आती है और उसके द्वारा पाकिस्तानी सेना को हरा दिया जाता है। 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं ढाका में और उसके बाद में भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर के एक नए देश का गठन होता है जिसका नाम होता है बांग्लादेश। और इसके बाद 16 दिसंबर 1972 को बांग्लादेश का संविधान लागू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक संक्षिप्त इतिहास बता दिया, हालांकि इसमें काफ़ी सारा चीज़ें ऐसी भी थी जिनको मैंने छोड़ भी दिया है, तो वह अगर मैं इंक्लूड करता तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। फिलहाल के लिए आपको इतिहास से इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जब 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हो जाता है बांग्लादेश, तो फिर यहाँ के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं ताजुद्दीन अहमद। क्या नाम होता है इनका? इनका नाम होता है ताजुद्दीन अहमद। पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के बनते हैं पहले राष्ट्रपति। और शेख मुजीबुर रहमान जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उसी प्रकार से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान जी और इन्हें बंगा बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, बांग्लादेश के बंगा बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने इतिहास के बारे में जान लिया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे बांग्लादेश की शासन व्यवस्था के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में यूनिटरी मल्टी पार्टी रिपब्लिक सिस्टम है। क्या है? यूनिटरी मल्टी पार्टी रिपब्लिक सिस्टम है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, कुछ उसी प्रकार का सिस्टम आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वह सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि यह हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। बांग्लादेश की संसद की बात करते हैं तो इसका नाम है जातीय संसद। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद और यह एक सदनीय सदन है। यहाँ पर आप देखेंगे यूनिटरी लिखा हुआ है और यही आपका है कि बांग्लादेश की जो संसद है वह एक सदनीय है। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पर आपको 2 सदन देखने को मिलेंगे। अपने देश भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 सदन देखने को मिलेंगे, लेकिन बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, लेकिन यहाँ पर जो संसद है उसमें आपको एक सदन ही देखने को मिलेगा। और संसद में सदस्य कितने होते हैं तो इनकी संख्या टोटल 350। कितने सदस्य हैं? टोटल 350 सदस्य हैं बांग्लादेश की संसद में। अब हम लोग जानेंगे बांग्लादेश के झंडे के बारे में। तो बांग्लादेश का जो ऑफिशियल फ्लैग है इसे 17 जनवरी 1972 को अडॉप्ट किया गया था। और इस फ्लैग को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बीच में आपको एक चमकता हुआ लाल रंग का गोलाकार आकृति देखने को मिलेगी। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? तो यह एक तो उगते हुए सूरज को रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा बांग्लादेश की आज़ादी में जो भी हमारे बांग्लादेश के भाई बंधु शहीद हो गए थे उन सभी की कुर्बानी को भी यह चिन्हित करता है। तो ये हो गया रेड फ्लैग। बाकी अगर हम लोग इसके आसपास के हरे क्षेत्रों की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश की जो भूमि है उसको रिप्रेजेंट करता है और बांग्लादेश के युवा शक्ति को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर है आपके सामने बांग्लादेश का फ्लैग। अब हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है यानी कि नेशनल एम्बलम है। तो ये आप देखिए राष्ट्रीय प्रतीक को, बीच में आपको क्या मिलेगा? ये है हमारा वाटर लिली। क्या नाम है? वाटर लिली, यानी कि कुमुदनी नाम का जो फूल है वह ठीक बीचों बीच में है। इसके दोनों तरफ आपको धान की बालियां देखने को मिलेंगी, यानी कि जो पैडी होता है उसकी बालियां आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो 4 स्टार यहाँ पर हैं और बीच में आपको जूट के पौधे की 3 पत्तियां देखने को मिलेंगी। अब ये सारे रिप्रेजेंट क्या करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं वाटर लिली की। तो वाटर लिली यानी कि जो कुमुदनी है वह रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश की नदियों को। बांग्लादेश में मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत सारी नदियां हैं, तो उन सभी को रिप्रेजेंट करता है वाटर लिली। धान की बालियों की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि बांग्लादेश में खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, यानी कि खाद्य की प्रचुरता को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं 4 सितारों की, तो यहाँ पर आपको 4 स्टार देखने को मिलेंगे। तो ये 4 स्टार क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक तो नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हो गया सेकुलरिज्म जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमारा हो गया सोशलिज्म और उसके बाद में है डेमोक्रेसी। तो राष्ट्रीयता, उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं ये 4 स्टार। तो इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो ये हो गया बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक। अब हम लोग चलते हैं बांग्लादेश के कुछ अन्य प्रतीकों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु है यानी कि नेशनल एनिमल है वह है रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो आम का वृक्ष यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय चिड़िया की बात करते हैं तो ओरिएंटल मैकपेरोपिन यहाँ की राष्ट्रीय चिड़िया है। अब इसकी हिंदी अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो वाटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। उसके बाद में अगर हम लोग राष्ट्रीय भाषा की बात करते हैं तो बंगाली यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। ध्यान रखिएगा उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है बंगाली और राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का वाटर लिली यानी कि कुमुदनी। उसके बाद में राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो कटहल, जिसे हम लोग जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं, वह यहाँ का राष्ट्रीय फल है। और राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ध्यान रखेंगे कि क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है क्रिकेट बांग्लादेश में, लेकिन कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वह है अमार सुनार बांग्ला। और जो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था अमार सुनार बांग्ला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा हमारे यहाँ के राष्ट्रीय गान जिसका नाम है जनगण मन अधिनायक, उसके साथ साथ
जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ये गीत नहीं है, ये राष्ट्रीय गान होगा। तो वहाँ का राष्ट्रीय गान अमार सोनाल बांग्ला को लिखा गया है। राष्ट्रीय मछली की बात करते हैं यानी कि नेशनल फिश की, तो हिल्सा मछली यहाँ की राष्ट्रीय फिश है। और आपको याद होगा इस वर्ष बांग्लादेश की सरकार के द्वारा भारत में इसके निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये हमने जो भी बेसिक चीज़ें थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश के साथ में हम लोग कुल मिलाकर के 3 अभ्यास करते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा है मैनामती मैत्री। क्या नाम है? मैनामती मैत्री, और ये दोनों देश की सेनाओं के बीच में होता है। फिर एक हमारा है संप्रीति। तो संप्रीति नाम का जो युद्ध अभ्यास है ये भी दोनों देश की सेनाओं के बीच में होता है। और फिर एक है बोंगो सागर। तो बोंगो सागर यह एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में बोंगो सागर नाम के अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और अभी हाल ही में बोंगो सागर अभ्यास हुआ भी है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो 2 मुख्य फसलें हैं उनमें से एक है जूट और दूसरा है चावल। तो ये यहाँ की प्राथमिक फसल है। हालांकि इसके अलावा गेहूँ और अन्य फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। बांग्लादेश की बात हो और जूट की बात हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश जूट के उत्पादन में पूरी दुनिया में है दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे हमारा देश भारत, और उसके बाद में बांग्लादेश जूट के उत्पादन में है दूसरे स्थान पर। चावल की बात करते हैं तो चावल के उत्पादन में बांग्लादेश है चौथे स्थान पर। किस स्थान पे है? चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पे है भारत, तीसरे स्थान पे कौन सा देश है ये आपको कमेंट में बताना है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा जो बनाया गया सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्षेत्र है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बाकी बांग्लादेश के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यहाँ की सीमा सुरक्षा बल है, जिसे हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं, वह इन दोनों देशों के बीच की सीमाओं के ऊपर तैनात है। हालांकि बांग्लादेश के साथ में जो हमारी सीमा है बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की है, यानी कि कहीं पर आपको तो सीधे मिल जाएगी, कहीं पर जो ट्रेन है वह काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है नदियों के कारण, जिसके कारण वहाँ पर फेंसिंग नहीं की जा सकी है। और जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हमारे देश में आ जाते हैं, तो उसके पीछे का कारण यही है कि जो हमारे यहाँ की बाउंड्री है दोनों देशों के बीच में वह उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, और इसी के कारण बहुत सारे लोग इलीगल माइग्रेंट के रूप में बांग्लादेश से हमारे देश भारत में आते हैं। तो इस तरीके से बांग्लादेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं उनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो बांग्लादेश के जीके से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो संभवतः वह इसी वीडियो से होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।